So now we are starting a new unit of physiology, that is the excretory system, in which today our topic is mechanism of formation of urine. यूरिन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, एक्चुअल में यूरिन होता क्या है, ये हम सब जानते हैं। यूरिन डायग्नोस्टिकली भी बहुत यूज करा जाता है वेरियस एनालिसिस के लिए। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन? द constancy of the body's internal environment, it is maintained by million of nephron present in the body. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर के एक इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ कांस्टेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में विटामिन सी है, वो बढ़ गया, जितना होना चाहिए सीरम में लेवल उससे ज्यादा हो गया, तो हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में कोई चीज कम हो गई है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एनी काइंड ऑफ लेट अस कंसीडर डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो गई है, तो यूरिन कम आएगा क्योंकि वो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसकी जो कॉन्स्टेंसी है वो मेंटेन्ड रही by million of nephrons present in the body. And I hope ki all of you are aware what are nephrons. Nephrons are the structural and the functional unit of the kidney. Kidney के अंदर there are million of nephron, right? As the blood passes in the kidney and nephrons clear the plasma by removing the certain substances like urea and by retaining other essential electrolytes and water. So यहाँ लिखा है कि जैसे ही किडनी के अंदर ब्लड जाएगा, सो जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्लाज्मा को क्लियर करेंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि यूजलेस है या बॉडी के लिए हजार्डस है, फॉर एग्जांपल यूरिया, एंड जो एसेंशियल जरूरी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रिटेन कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस इज द किडनी। इस किडनी के अंदर ब्लड आया, ब्लड, वी ऑल नो ब्लड के अंदर प्लाज्मा इज आल्सो देयर, सो ऑब्वियसली प्लाज्मा भी साथ में आया होगा बहुत सारा। इस प्लाज्मा को नेफ्रॉन्स ने, जो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स मौजूद थे, इन नेफ्रॉन्स ने इस प्लाज्मा को फिल्ट्रेट करा या इसको कुछ ऐसा मैकेनिज्म करा, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में क्या होगा। अब जब ये नेफ्रॉन्स के अंदर प्लाज्मा गया, तो प्लाज्मा के अंदर जो असेंशियल चीजें थी, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, जो भी चीज एसेंशियल थी, वो हमारा नेफ्रॉन रिटेन कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। और जो चीज हमारे लिए काम की नहीं है, फॉर एग्जांपल यूरिया, उसको किडनी से बाहर निकाल देगा एंड थ्रू द यूरिन दैट थिंग विल गेट एक्सक्रीट आउट। नाउ द सब्सटेंसेस which are to be excreted are removed by the glomerular filtration and secretion. सबको पता है फिल्ट्रेशन क्या होती है। लेट अस कंसीडर अगेन, दिस इज अ सीव प्लेट, एक छाननी टाइप कुछ है, ऊपर से कोई भी चीज हम इसमें पोर करेंगे तो फिल्टर होके नीचे निकल जाएगी। तो उसी तरीके से दिस इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से कोई चीज निकली, तो जब भी कोई चीज को एक्सक्रीट आउट करना है तो उसके अंदर पहली चीज होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हुई, ग्लोमेरुलस के अंदर हुई थी, इसलिए हमने बोल दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एंड ऑल्सो वी नो सिक्रीशन क्या होता है, कोई चीज का रिलीज होना, कहीं से किसी चीज का निकलना। सो दो जगहों पर चीजें एक्सक्रीट आउट हुई, एक तो हुई ग्लोमेरुलर filtration के टाइम पर, and another one is the secretion, sorry, yes, these are the two mechanisms, secretion and the glomerular filtration, where the things are getting excreted out of the body, they are getting removed from the body, which are not useful. Now substances which body need, जो body को चाहिए, they are retained by the reabsorption. Reabsorption is again, it is the next property, third property in the mechanism of formation of urine, जहां पर जो असेंशियल चीजें हैं वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, रिटेन रहेगी बॉडी के अंदर ही। नाउ इससे हमें ये पता चला कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसके अंदर बेसिकली तीन प्रोसेस आएंगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विच अकर्स इन द ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन which occurs in the nephron. So I hope so that you people are understanding why we are using the word tubular here, because there are tubules in the nephron structure. The proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, accessory ducts are there, vesa recta, and the Henle's loop. So these are the different tubes. For that, you have to understand the kidney anatomy so properly. Now we have to study each and every step, that is a glomerular filtration, reabsorption, and secretion very clearly. So
Initially, in the very beginning, we will start with the glomerular filtration, which is the first step, initial step in the formation of the urine. Here, what happened? The plasma, it enters into the glomerular capillary. It passes through the highly permeable glomerular membrane, and the resultant fluid formed is called the glomerular filtrate. Is passed into the Bowman's capsule. It is so basic thing. Don't get confused here. Just understand this thing. What happened that जो प्लाज्मा है वो एंटर कर गया. लेट मी ड्रॉ हेयर. ओके. सो जो प्लाज्मा है वो आपका एंटर कर जाएगा एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर. सो लेट अस कंसीडर देयर इज अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी जिसके अंदर ये प्लाज्मा एंटर कर गया. अब इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के एंड पर यहाँ पर एक फिल्ट्रेट लगा होगा, एक फिल्टर होगा, विच इज द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन. ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है ये इस प्लाज्मा को फिल्टर करेगी. जो यहाँ से आया प्लाज्मा को फिल्टर करेगी और फिल्ट्रेट्स को आगे भेजेगी. मतलब जो भी ये मान लो कि दिस पोर्शन इज अ फिल्ट्रेट और ये निकल गया यहाँ से जो यूजलेस था. अब जो ये यूजलेस वाला था या जो फिल्ट्रेट था जो जिसको एक्सक्रीट आउट करवाना था बाहर, ये हमारा चले जाएगा आगे बोमेन कैप्सूल के अंदर. सो वी ऑल नो देयर इज अ बोमेन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ये चला जाएगा. सो पहले पॉइंट में यही लिखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब प्लाज्मा आया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में गया, वहां पर उसमें ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थी, परमिएबल थी, जो कि इसके अंदर से पास हुआ, एक फिल्ट्रेट बना और ये फिल्ट्रेट आगे बोमेन कैप्सूल के अंदर चला गया. अब ये जो फिल्ट्रेट निकला, ये जो फिल्ट्रेट है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है प्लाज्मा के. ये फिल्ट्रेट जो यहाँ बना इट इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग द ऑस्मोलैरिटी. दोनों की ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी, दोनों का पीएच सेम आएगा, दोनों के इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होगी. क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकला ये बिल्कुल सिमिलर है, आइडेंटिकल है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट. इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बोलते हैं द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा, और यू कैन से द अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्लाज्मा. इट डू नॉट कंटेन प्रोटीन एंड सेल. इसके अंदर प्रोटीन एंड सेल्स नहीं होते, वेयर एज द प्लाज्मा के अंदर तो होंगे ही होंगे. लेकिन जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इट डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन एंड दी सेल. सो दिस इज द बेसिक ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. So same thing is written here. The filtrate is identical to the plasma in respect of the following: osmolarity, pH, concentration of electrolyte, electrical conductivity. Therefore, the glomerular filtrate is called the ultrafiltrate of the plasma. Do not contain protein in the cell. Now, what is GFR or the glomerular filtration rate? It is an important question for your Viva examinations also. GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर कितना फिल्ट्रेट बना एक मिनट के अंदर. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन of the filtrate each minute from both the nephron from the both the kidneys and millions of nephron from both the kidney. So always remember इस वाले टॉपिक के अंदर जब भी ये हमारी हेडिंग आती है जीएफआर तो उसके अंदर मोस्टली ईच मिनट लिखना हम लोग भूल जाते हैं कि ईच मिनट में बना. हम नेफ्रॉन लिखना भूल जाते हैं, हम बोथ द किडनी लिखना भूल जाते हैं. हम किडनी जरूर लिखते हैं बट बोथ द किडनी नहीं लिखते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जीएफआर इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट. कितना फिल्ट्रेट बना एक मिनट के अंदर, और नेफ्रॉन्स बनाएंगे बट ऑब्वियस है, और दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स ने मिलकर कितना बनाया, दैट इज कॉल्ड द जीएफआर. ओके. Now the on the basic average, the GFR is 125 ml per minute, and on an full day average, it is 180 liter per day. Now the GFR value in female, it is 10% less than those in the males. Males के accordingly, females के अंदर GFR की value 10% less होती है. The mechanism of glomerular filtration rate. अब ये जो GFR है इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इसका रोल क्या है. The mechanism of filtration is same as in all other capillaries of our body. हर एक कैपिलरी के अंदर जब भी फिल्ट्रेशन होती है, व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी का मतलब ही ये है कि फिल्ट्रेशन होगी. कैपिलरी का मतलब है कि व्हेन द आर्टरीज
let me draw, when the arteries, they are mixing, they are getting connected with the veins, so that what will happen कि एक exchange हो जाएगा चीजों का, एक चीजों का exchange इधर से उधर होता रहेगा. This is called the filtration, right? So जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बाकी जगह पर filtrations होती हैं, उसी तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में भी फिल्ट्रेशन होगी. It is determined by the filtration coefficient and the filtration pressure. So it is but obvious, one side there will be more pressure, the another side the pressure is less. So the movement, it will be according to that difference in the pressure, the gradient will be there. Same filtration coefficient होता है, this is a proper unit कि कितना coefficient किस side पर है. So इसके basis पर ही movement होगी, filtration होगी. Substances will move on basis of these things. Now, what are these different things which we have to discuss here? Number one is the hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure in the glomerular capillary is 45 mmHg. It constitutes a filtration force driving fluid out of the glomerular capillaries into the Bowman capsule. We know कि glomerular capillary के अंदर प्लाज्मा आया, फिल्ट्रेट हुआ, ठीक है, वो फिल्ट्रेट आगे बोमन कैप्सूल में जाएगा. लेकिन बोमन कैप्सूल में उसको उठा के भेजेगा कौन? ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई टैक्सी है कि आई और भाई फ्लूइड उठाया, अल्ट्रा फिल्ट्रेट उठाया और उसको बोमन कैप्सूल में छोड़ा है. सो देयर विल बी अ फिल्ट्रेशन फोर्स जो कि उस फ्लूइड को ड्राइव करेगी. सो फिल्ट्रेशन फोर्स जो है यहाँ पर, वो कौन है? वो एक ड्राइवर है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट को उठाकर बोमन कैप्सूल में लेके जा रहा है उसके घर से, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी से उठा लिया. अब ये जो फिल्ट्रेशन फोर्स है, जो ड्राइवर है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया? ये आपका एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने बनाया. सो वी ऑल नो, अगर एक कोई भी चीज, अगर जमीन पर एक कोई भी चीज पड़ी हुई है, अगर आपको बोला जाए आप इसको आगे करिए, सो आप यहाँ से इस पे प्रेशर लगाएंगे. अगर आप प्रेशर लगाओगे तभी ये चीज आगे की तरफ मूव करेगी, राइट? सो उसी तरीके से यहाँ पर होगा कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसने क्या करा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने एक फिल्ट्रेशन फोर्स को जनरेट करा जो फ्लूइड को ड्राइव कर रही है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द बोमन कैप्सूल, एंड दैट इज 45 mmHg. Second point, the hydrostatic pressure in the Bowman capsule, it is 10 mmHg. So अब आप खुद देख लो कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वहाँ 45 है, जो बोमन कैप्सूल है वहाँ 10 है. So obviously the movement it will be from 45 to the 10, the high pressure area to the low pressure zone, right? Again, the COP of the plasma, it is in the glomerulus capillary, it is 25 mmHg. अब जो हमारा प्लाज्मा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, उसका जो सीओपी है दैट इज दी 25 mmHg, and the COP of the filtrate in the Bowman capsule, it is 0. अब जो फिल्ट्रेट हमारा बोमन कैप्सूल के अंदर है उसका COP 0 है, बिकॉज COP इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल COP होता क्या है? COP जो है वो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आप सब ने प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में पढ़े होंगे या जब भी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा. सो आपको उधर से पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. सो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से होता है. सो whenever in the glomerular capillary the plasma it contain protein, that's why the pressure is 25 mmHg, whereas the filtrate in the Bowman capsule it is 0, because glomerular filtrate के अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं होंगे, राइट? ये हम पहले पढ़ चुके हैं. अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट की ग्लोमेरुलर कैपिलरी का दोबारा 25 से ज्यादा है एज कंपेयर टू द बोमन कैप्सूल. The hydrostatic pressure is again more than the hydrostatic pressure in the Bowman capsule. So the first and the fourth point, it is favoring the filtration, while the second and the third point, it is opposing the filtration. Why? Because it is less, right? अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो अपोज करेंगे. सो अगर हम एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाले, EFP निकाले, इट विल बी 45 minus 25 plus 10, 25 plus 10 minus 45, or you can add these two and you can minus with this also, you will get the 10 mmHg result. So this is the effective filtration pressure. Now what is the filtration
कोफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट किसको कहते हैं? The filtration coefficient, it is determined by the capillary surface area and the membrane permeability. So for our level of BPT and in the GGS IPO exam, for the filtration coefficient अभी आगे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन अभी के लिए बेसिक हमें इतना याद रखना है कि filtration coefficient का symbol is K, subscript में F, और it is determined by the capillary surface area and the membrane permeability. Now, what are the factors that affect the GFR? The GFR, it decreases with advancing age due to decrease in the renal tissue mass. So renal tissue मतलब किडनी के अंदर अगर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, हर बार जो भी कोई भी इंसान होता है उसकी जो एज है, आफ्टर सर्टेन एज बॉडी में डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं. सो वो नहीं भी जाएगा, स्टिल उसके टिश्यू मास जो है बॉडी में धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएंगे एडवांसिंग एज के साथ साथ. सो अगर किडनी का साइज कम हो गया है, किडनी में कोई पैथोलॉजी हो गई, या एजिंग के साथ साथ किडनी उतने प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही, देन ऑब्वियसली किडनी में ब्लड भी कम जा रहा होगा. ब्लड कम जा रहा होगा सो ब्लड फिल्टर भी कम हो रहा होगा. अगर कम फिल्टर हो रहा है सो अगेन द थिंग इज सेम, द जीएफआर डिक्रीजेस. The GFR changes with the linearity with change in the RBF, that is the renal blood flow. So अगर renal blood flow ज्यादा होगा, ज्यादा खून जाएगा किडनी में, ज्यादा प्योरिफिकेशन होगी, ज्यादा प्लाज्मा फिल्टर होगा, ऑब्वियसली ज्यादा GFR बनेगा. So अगर मैं ग्राफ बनाऊं RBF के अंदर, that is the renal blood flow के अंदर, and GFR के अंदर, so it will be the directly proportional. जितना हमारा renal blood flow बढ़ा उतना आपका GFR बढ़ा. Third is a change in the hydrostatic pressure of the glomerular capillary. So change in the systemic BP. अगर systemic blood pressure में कोई change आया, what is systemic blood pressure? Systemic blood pressure is कितना हमारे हार्ट के अंदर से जो वेसल्स निकल रही हैं. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. हार्ट के अंदर से जो वेसल्स निकल रही हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, इनके अंदर कितना प्रेशर है. ठीक है. सो अगर इस प्रेशर में चेंज आ गया, सो ऑब्वियसली इसमें से जो ब्लड पंप होके किडनी तक जा रहा है डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू, ऑब्वियसली दैट विल आल्सो गेट डिक्रीज. सो ये सिस्टेमिक बीपी पर डिपेंड करता है. सेकंड इज द एफेरेंट आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन. द एफेरेंट आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन एंड द इफेरेंट आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन, ये हमारे ब्रेन के थ्रू निकले हुए मैसेजेस के द्वारा सिग्नल निकलते हैं, जो उसके द्वारा ये रिजल्ट्स आए हैं कि हमारे आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन हो गई due to afferent, or it may be due to the motor signal, or it may be due to the sensory signal also. So renal blood flow decreases in both the cases, but remember the GFR in the efferent one increases, whereas the GFR in the afferent one decreases. The change in the hydrostatic pressure of the Bowman capsule, that is the ureteral obstruction. अगर ureteral obstruction है, then Bowman का कैप्सूल जो है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. बोमन कैप्सूल का प्रेशर अगर हाई हो गया, सो ये तो हमारा अपोजिंग फैक्टर था, अभी हमने ऊपर देखा, तो जीएफआर विल डिक्रीज. एंड अगर किडनी में एडिमा हो गया है, देन आल्सो द प्रेशर विल राइज एंड अगेन द जीएफआर विल डिक्रीज. सो दीज आर द टू पैथोलॉजीज that of the renal system of the kidney that will lead to the increase in the hydrostatic pressure of the Bowman capsule. Ultimately it will decrease the GFR. Next is the change in the concentration of the plasma protein. If it is a hypoproteinemia, then COP of the capillary, it will decrease. अगर COP कम हो गया, then GFR it will get increase. Then the dehydration is there. Colloidal osmotic pressure अगर हमारा बढ़ गया कैपिलरी का, then GFR will decrease. So basic बात आपको यहाँ से पता लगेगी कि जो GFR है और जो colloidal osmotic pressure है कैपिलरी का, they are inversely proportional to each other. One will increase, another one will decrease. So again, these are the two pathologies of the bodies of our body system. Next is the state of the glomerular membrane and the size of the capillary bed. Both these things, they will calculate. From both these things we can calculate the coefficient, filtration coefficient, and that filtration coefficient is necessary to understand the mechanism that how the filtration is taking place in the body. So these are the factors that affect the GFR. Now, the next topic is a reabsorption and secretion in the renal tubule. The reabsorption and secretion in renal tubule, it refers to the direction of the transport. Secretion का क्या मतलब है? कोई चीज निकल गई.
रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कोई चीज को हमने दोबारा से जो निकल रही थी हमने उसको रोक दिया, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया. So secretion is the transport of solute from the peritubular capillary into the lumen of tubes of the kidney. कोई भी solute निकले peritubular capillary से into the lumen of tube of kidney. कैपिलरी से कोई चीज निकल गई, किडनी के ल्यूमेन में पहुंच गई. इसका मतलब कि जो फिल्ट्रेट निकल रहा था हमने उसमें और भी कुछ चीज को ऐड कर दिया. वी आर एडिंग एनी अदर सब्सटेंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब ऑफ द किडनी. दिस इज कॉल्ड द सिक्रीशन. कि कुछ तो बाहर जा ही रहा था, मैंने उसमें कुछ और निकाल दिया तो एडिशन हो गई. द रीअब्जॉर्प्शन, transport of solute from tubular lumen of peritubular capillary. It is a removal of the substance from the filtrate. So कोई भी solute किडनी से या किडनी के ल्यूमेन से या फिर जो भी आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर चीज आई वो वहीं एब्जॉर्ब हो गई. जो हमारी मेम्ब्रेन्स है, हैंडलीज लूप है, उसके सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसको आगे यूरिन के अंदर जाने ही नहीं दिया. तो किसी चीज को आगे जाने से रोक लिया, इसका मतलब फिल्ट्रेट में जाने से रिमूवल करवा दिया, रिमूवल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट. Now what is the renal tubular transport maximum, RTTM? It refers to the amount of the given substance that can be transported per minute by renal tubule. Renal tubular transport maximum का मतलब है कि कितना, जितना भी आपका the amount of given solute that can be, कितना आपका substance add on हुआ into the secretion या कितना आपका reabsorb हो गया 1 मिनट के अंदर. सो किडनी की ट्यूब्यूल्स के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितनी रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है और कितनी सिक्रीशन हो सकती है. दिस इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. Number one is the PCT, that is the proximal convoluted tubule. It is lined with single layer of epithelium. Their surface is thrown into villi and microvilli, which increases the surface area suited for reabsorption of large amount of fluid. So the PCT, it is reabsorbing the things, मतलब फिल्ट्रेट में जाती वाली चीज को इसने रोका है, राइट, रिमूव करा है फ्रॉम द फिल्ट्रेट. सो ये एपिथेलियम से लेयर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई जैसे विलाइज हैं, विलाई के अंदर भी देयर आर माइक्रोविलाइज लाइक दिस, right? So this is the kind of structure which increases the surface area for the reabsorption of large amount of the fluid. It reabsorbs 70 to 85% sodium, chloride, bicarbonate, and water, almost 100% potassium, glucose, and amino acid. The reabsorption of H2O is passive. पैसिव मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, भी हम आगे डायग्राम्स देखेंगे, बट डायरेक्ट अंदर चले जाएगा वाटर. And the reabsorption of solute, it may be active or it may be passive. The solute reabsorption create an osmotic gradient which causes a passive reabsorption of water, that is the osmosis. This is called obligatory reabsorption of water. Important term. Obligatory का obligation क्या होता है? जब हम किसी से कोई सहारा लेते हैं या किसी से कोई हेल्प मांग रहे हैं तो हम कहते हैं यार हमने उस बंदे की ऑब्लिगेशन ली है. सो इसमें हुआ क्या कि एक कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अराउंड बाकी जो जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो एनर्जी के साथ जा रहे थे, उनको एनर्जी लग रही थी जाने में, ठीक है, दे आर यूजिंग दी एटीपी. और इनके साथ साथ मुफ्त में ही वाटर अपने आप इनके साथ साथ चला गया. जो वाटर है H2O है वो इनके साथ पैसिवली अपने आप चला गया बिना किसी एनर्जी के यूज के. क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रोलाइट ने एक ड्राइविंग फोर्स बनाई, एक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो गई अपने आप से. और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई पैसिवली, दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. Now what is the glucose reabsorption? This is an important topic. Glucose reabsorption का क्या यहाँ पे रोल है? It is little bit tough also, so please be very attentive. Glucose is filtered
at the rate of approx 100 mg per minute. 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज 1 मिनट के अंदर फिल्टर होती है। रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज डिपेंड करती है प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन पर। कितनी ग्लूकोज को बॉडी में रखना है या कितनी ग्लूकोज को बॉडी से निकालना है, ये चीज डिपेंड करती है कि हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कम है तो जितना बचा कुचा है उसको रीअब्सॉर्ब करा लेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। और इफ द कंडीशन इज लाइक दिस दैट इन आवर बॉडी ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है, तो हम एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करेंगे कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में रहेगा, देन इट विल कॉज दी हाइपरग्लाइसीमिया। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एक्सक्रीशन करवा देंगे। सो इंक्रीज इन दी plasma glucose concentration, it results in the progressively linear increase in the filtered load of the glucose. फिल्ट्रेशन वाला जो लोड है बढ़ जाएगा अगर बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है ग्लूकोज की। If the plasma glucose concentration is low, then 100% of glucose is reabsorbed into the PCT. Hence, no glucose is excreted in the urine क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है बॉडी में यूरिन जो ग्लूकोज है। सो 100% PCT हमने पहले ही पढ़ा कि वो एब्जॉर्ब कर लेगी। नो ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जैसे ही प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देन ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इज नॉट कंप्लीट। अगर बॉडी में जैसे मान लो पहले लो है, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, नॉर्मल आ गई, तो 100% reabsorption will not take place. Hence, the extra glucose it will get excreted into the urine. And जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लॉस होता है, ग्लूकोज एक्सक्रीट होती है यूरिन में, this condition is called the glycosuria. Now, this plasma glucose concentration at which the glycosuria occur, it is called the renal threshold for glucose. So, what is renal threshold for glucose? Renal threshold of glucose उस प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कहा गया है जब हमारी बॉडी को लगेगा कि यार बॉडी में इनफ ग्लूकोज हो गई है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऐसी है कि अब इनफ है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकाला जाए, एक्सक्रीट करा जाए यूरिन में। तो जब एक्सक्रीशन वाली स्टेट आ जाएगी, that plasma glucose concentration it is called the renal threshold for the glucose की हाँ इसके बाद ये जो किडनी है ये ग्लूकोज को नहीं रखेगी, it will excrete it out. Now the renal threshold, it is in the arterial plasma it is 200 mg per deciliter, in the venous plasma it is 180 mg per deciliter. The TMG, that is the tubular maximum for glucose in men, is 375 mg per minute, and in female it is 300 mg per minute. Thus, renal threshold can be determined by TMG. Now, what is these point indicate? Renal threshold जो हमारा arterial plasma अगर है, so उसमें 200 mg per deciliter होगा। मतलब अगर जो arteries हैं उसके अंदर 200 mg per deciliter जब भी हमारा ग्लूकोज concentration हो जाएगी, पीजी की concentration हो जाएगी, at that time the glycosuria will occur. And venous plasma के अंदर जब भी 180 mg per deciliter की वॉल्यूम हो जाएगी, at that time the glycosuria will occur. Now the TMG is the tubular maximum for glucose. मैन के अंदर ये ज्यादा है, 375 mg per minute है, और फीमेल के अंदर ये 300 mg per minute है। Thus renal threshold जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम TMG से। Now what exactly the TMG mean, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं by the use of one diagram. और ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है इस टाइम पर यहाँ पर? This graph is so important. एंड ये ग्राफ पहले बेसिकली है कि इन दो चीजों के बीच में, ये समझ लेते हैं। नॉर्मली जब ग्लूकोज फिल्टर होती है, दैट इज हमने पढ़ लिया कि 100 mg पर मिनट के पे होती है, 100 mg पर मिनट। दैट टाइम द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज 80 mg पर डेसीलीटर। अगर ये 375 mg पर मिनट हो जाए, दैट इज ट्यूबुलर मैक्सिमम, देन पीजी इट विल बी, अगर 80 जो है वो 100 mg पर मिनट के लिए इट इज 80, so we will divide 80 by 100, that is for 1, and 1 into the 375, then we will get for the this rate, that is 375 mg per minute, we will get 300.
इसका मतलब है कि प्रेडिक्टेड द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज वुड बी अप्रॉक्स 300 mg डेसीलीटर, कि अगर हमारे रीनल थ्रेशोल्ड मतलब कि अगर ये 300 mg पर डेसीलीटर की ग्लूकोज बॉडी में हो गई, अगर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ये हो गई, दैट टाइम द ग्लाइकोसूरिया विल अकर, मतलब एक्सक्रीशन होनी शुरू हो जाएगी। नाउ ये जो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, ये किन दो चीजों के बीच में बना हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। द एक्स एक्सिस इट इज द प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हमने मिलीग्राम पर डेसीलीटर में देखा है, एंड जो वाई एक्सिस है ये हमें बताएगा कि ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन कैसे हुई है, प्लस यही हमें यही वाला ग्राफ में हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन कैसे हुई है, एंड थर्ड कि ग्लूकोज की एक्सक्रीशन कैसे हुई है। हम सबको पता है अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा फिल्टर होगा। सो पहला ग्राफ हमें यही बता रहा है, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये यही इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से जो फिल्टर्ड लोड है वो बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज फॉर द फिल्ट्रेशन, दिस रेड लाइन इज फॉर द फिल्ट्रेशन। नाउ द सेकेंड लाइन हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की। हमें पता है कि जो हमारा रीनल थ्रेशोल्ड है दैट इज 300 mg डेसीलीटर। सो इसका मतलब जब 300 mg डेसीलीटर कहीं पर होगा, उस टाइम पर एक्सक्रीशन शुरू होगी, उससे पहले एक्सक्रीशन नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो वी वी नो दैट थिंग ऑल्सो कि अगर बॉडी में प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम है, सो ग्लाइकोसूरिया नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। सो क्योंकि प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम थी उसी तरीके से रीअब्जॉर्प्शन चलती रही। बट अ स्टेज केम एट 300 और एट 375 दैट इज द TMG, व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन आकर स्लो हो गई। जैसे ही एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्लूकोज आने लगी, यहाँ पर आते आते रीअब्जॉर्प्शन रुक गई। उसके बाद जितनी मर्जी ग्लूकोज बढ़ जाए, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि जितना एक मैक्सिमम होनी चाहिए थी रीअब्जॉर्प्शन उतनी हो चुकी है। उसके बाद ये दैट दिस ग्रीन लाइन वाज फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, that is the excretion. The excretion line is not here in the graph. What happened at the 300, अगर हम इस पे 300 बनाएं, सो क्या होगा that at this point this is the 300, let us consider। धीरे धीरे हमें पता है कि रीनल थ्रेशोल्ड जो है इट इज ऑल्सो दी 300 पर mg पर डेसीलीटर। सो इट मींस कि अगर 300 हो गया सो एक्सक्रीशन विल स्टार्ट। एक्सक्रीशन कितनी स्टार्ट होगी, अगर ये 300 से बढ़ेगा तो एक्सक्रीशन भी ज्यादा होगी। अगर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है 500 हो गई तो एक्सक्रीशन उसके हिसाब से और ज्यादा होगी, अगर 600 हो गई तो और ज्यादा होगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये है कि दिस ग्राफ इट विल गो स्ट्रेट एंड दिस ग्राफ इज फॉर द एक्सक्रीशन। व्हाई इट इज फॉर द एक्सक्रीशन, जितनी ग्लूकोज अब क्योंकि 300 आ गया, यहाँ पर एक प्रेडिक्ट यहाँ सैचुरेशन हो गई, जितनी एक सैचुरेशन लेवल था 300 mg पर डेसीलीटर, नाउ आफ्टर दैट एक्सक्रीशन होगी। नो मोर रीअब्जॉर्प्शन विल बी देयर बिकॉज 300 mg इज द एक्यूरेट अमाउंट की हमारी बॉडी में भाई, अगर 300 mg पर डेसीलीटर आए इट मींस ओके, our body is okay, no issue, there is no need to reabsorb the glucose, so why not we are removing it from the body, so it will get excrete out again, it will be the direct straight graph, that is a linear graph that is directly proportional to the glucose excreted and the plasma glucose concentration। so जितनी ज्यादा concentration बढ़ेगी उतनी ज्यादा excretion होगी। now the thing is this graph is the actual graph। ये जो लाइन दिखी, एक्सक्रीशन वाली लाइन दिखी, रीअब्जॉर्प्शन दिखी, दिस इज द आइडियल कर्व। बट ऑलवेज इन द क्लिनिकल टाइट्रेशंस जब ये लेबोरेटरी में करे जाते हैं, सो कुछ ना कुछ स्प्ले देखने को मिलता है, इवन यहाँ पर भी एंड ऑन द अनदर साइड, लेट मी ड्रॉ दैट इज ऑन दिस साइड ऑल्सो। दोनों साइड पर कुछ ना कुछ स्प्ले देखने को मिलेगा। स्प्ले का मतलब डेविएशन। इन योर नोट्स काइंडली मेंशन दीज पॉइंट्स, दिस ग्राफ इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, सो एक स्प्ले आया ऐसा क्यों हुआ कि ये यहीं से ऐसे क्यों मुड़ गया, यहीं पर रीअब्जॉर्प्शन क्यों रुक गई, यहीं से एक्सक्रीशन क्यों शुरू हो गई। क्लिनिकली जब हम इसको देखते हैं, सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट, देयर आर डिफरेंट कॉजेस, there are so many different causes, out of which one is there, that is nephrotic heterogeneity। एक किडनी के अंदर देयर आर 2.6 मिलियन
of the nephron in each kidney. All the nephrons, they are working differently. They're not working as same as the another one, right? So due to this heterogeneity also, this splay is there. Splay का मतलब एक deviation आएगी. So actual curve जो है उसमें deviation जरूर होगी, and the ideal curve is the straight one. Now the mechanism of glucose reabsorption. The glucose reabsorption in kidney is similar to its reabsorption in the GIT. The glucose and sodium binds to a common carrier, that is SGLT2, in the luminal membrane, and glucose is carried into the cell as sodium move down its electrochemical gradient. सोडियम एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू मूव कर रहा था. सोडियम मूव्स डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. सोडियम के साथ साथ ही ग्लूकोज जो है वो भी कैरी करा गया. ग्लूकोज इज कैरिड इनटू द सेल along with the sodium as sodium move toward the electrochemical gradient. Sodium is pumped out of the cell lateral intracellular spaces के अंदर, and glucose moves into the peritubular capillary via GLUT2. This SGLT2 and the GLUT2, these are the receptor, and it is by the facilitated diffusion. Let us understand by the help of the diagram. You can see the diagram on your screen. What happened here, that ये आपकी ब्लैक कलर की जो नजर आ रही है, दिस इज द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन. ये एक ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूलर का ल्यूमेन है. यहां तक हमने, इसके अंदर ब्लड है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, इसके अंदर मैंने ग्लूकोज को पहुंचाना है. ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करवाई है ना. ट्यूब्यूल से तो ग्लूकोज बाहर निकल जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन के अंदर. मैंने इसको दोबारा से ब्लड के अंदर लेना है, इसको यूरिन में जाने से रोकना है. सो ट्यूब्यूलर ल्यूमेन जो है, इसके अंदर सोडियम और ग्लूकोज हमेशा दोनों इकट्ठे एब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे. नेवर यूज द वर्ड एब्जॉर्प्शन हियर. एब्जॉर्प्शन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन. ऑलवेज यूज रीएब्जॉर्प्शन. यहां दोबारा से रीएब्जॉर्ब करा गया. सोडियम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से अंदर गई, और सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी साथ चला गया. दिस इज SGLT2, the receptor here by from which the sodium and glucose binds, and then it moves toward inside of the cell. अब जब ये सेल में गए, सोडियम जो थी वो हमारी चले गई इंट्रासेल्युलर स्पेस में, लेटरल इंट्रासेल्युलर स्पेस में. वी ऑल नो एंड दैट इज ड्यू टू द ATPase. सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो मेम्ब्रेन के थ्रू सोडियम चले गई बाहर. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ ग्लूकोज कम होगी तभी रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं. So there are different factors, and again this is the GLUT2 glucose transporter receptor. इसने facilitated diffusion के द्वारा यहां से ग्लूकोज को दोबारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में भेज दिया. So thus glucose is now prevented from getting excrete out in the urine, and it gets reabsorbed into the peritubular capillary. This is the glucose reabsorption in the PCT, that is the proximal convoluted tubule. Now, in the PCT, how the HCO3 minus bicarbonate reabsorption takes place. It occurs throughout the nephron except in the descending limb of the Henle's loop. पूरे नेफ्रॉन में हर जगह पर reabsorption होती है बाइकार्बोनेट की. Descending limb of Henle loop में नहीं होती. H plus secretion, it occurs throughout the nephron except in the DLH, that is the descending limb of the Henle's loop. So दोनों का सेम है, H plus and HCO3 minus, दोनों के दोनों. बस डिफरेंस क्या है कि H प्लस की सिक्रीशन है और HCO3 माइनस की रीअब्जॉर्प्शन है. सो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन हर जगह होगी, DLH में नहीं होगी. उसी तरीके से H प्लस की सिक्रीशन हर जगह होगी बट DLH में नहीं होगी. सोडियम रीअब्जॉर्प्शन PCT में it is 60%, and thick, that is the ALH ascending limb of Henle's loop, it is 20%, DCT 15%, and the CT convoluted tubule, it is the collecting tube, or you can say convoluted, it is 2 to 3%. The reabsorption from PCT it occur in two steps. दो तरीके से PCT के अंदर जो reabsorption है वो होती है. Step 1 is the luminal membrane के द्वारा. Step 2 is through the basolateral membrane. Through the luminal membrane,
Sodium is transported to the luminal membrane into the tubular cell passively down the chemical gradient by facilitated diffusion. सोडियम जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के अंदर ट्यूबुलर सेल के अंदर गई, पैसिवली गई, हमने पीछे भी देखा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के द्वारा गई बाय SGLT2 रिसेप्टर एंड थ्रू द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन इंट्रासेल्युलर सोडियम इज एक्टिवली पम्प्ड आउट, एटीपी की एक्टिविटी देखी, लेटरल इंटरसेल्युलर स्पेस में चली गई. द एनर्जी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase. Now the reabsorption from the loop of Henle. In this segment of ALH, that is ascending loop of Henle, NaCl is reabsorbed. Always remember loop of Henle के अंदर दो पार्ट है, ALH ascending limb of the Henle's loop and the DLH that is the descending limb. Now जो ascending limb है उसके दो parts आते हैं, thick part and the thin part, thin segment, thick segment. So ALH की thin segment के अंदर remember this thing कि in this thin segment of the ALH, the NaCl is reabsorbed. In the thick segment, the reabsorption of sodium is maintained by the primary active process dependent on sodium potassium ATPase pump. So जो reabsorption sodium की thick segment में होगी वो डिपेंड करती है सोडियम पोटेशियम के पंप पर. क्या सोडियम रीअब्सॉर्ब तब होगा ना जब कोई सोडियम को भेजेगा उसके पास, और भेजने के लिए रिक्वायर अ पंप देयर. Now the reabsorption from DCT and the CT, it is the 20% of sodium is reabsorbed in the DCT and CT under the influence of the hormone aldosterone. So aldosterone hormone जो है ये reabsorption sodium की बढ़ा देंगे. Next is the K plus transport, that is the potassium transport. K plus is completely filtered at the glomerulus and it is the only plasma electrolyte that is both reabsorbed and secreted into the renal tubule. सिर्फ एक पोटेशियम ऐसा एक मार्कर है और एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि रीअब्सॉर्ब भी होता है रीनल ट्यूब्यूल में और सिक्रीट भी होता है. K plus reabsorption occur by active transport in the PCT, ALH, DCT and the CT. More than 90% of all the filtered potassium is actively reabsorbed by the PCT. 90% जो फिल्टर होकर पोटेशियम आएगा अल्ट्राफिल्ट्रेट में उसको PCT absorb कर लेगी, reabsorb कर लेगी. Potassium secretion involve an active and a passive process. It is largely a function of DCT. मेनली ये जो एक्टिव पैसिव जो भी इसकी सिक्रीशंस है, K प्लस का निकलना बाहर एक्सेस में है तो बाहर निकलेगा, सो DCT के द्वारा पता लगेगा. Influenced by aldosterone, most of the potassium produced in the urine is due to the secretion of K plus in the DCT. DCT की वजह से जो अगर यूरिन के अंदर पोटेशियम लेवल ज्यादा आ रहा है, it is due to the secretion from the distal convoluted tubule, DCT. See, this chapter seems to be tough. There are some points which you have to learn. So ये जो points है कितने परसेंट हुआ ये हमें याद करने पड़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज हुई है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है. Next is the water reabsorption, the last topic. It is also very important. The water is reabsorbed passively by diffusing along an osmotic gradient which primarily is established by the reabsorption of sodium and chloride. हमने पहले ही पढ़ा कि किसी और के reabsorption की वजह से वाटर साथ में पैसिवली अपने आप reabsorb हो जाता है क्योंकि एक osmotic gradient बन जाता है बाकी solutes के reabsorption की वजह से. So सोडियम एंड क्लोराइड की reabsorption हुई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के द्वारा हुई, लेकिन उनकी reabsorption होने से एक ग्रेडियंट बन गया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया, जिसकी वजह से वाटर डिफ्यूज कर गया पैसिवली. Now the water reabsorption from the proximal convoluted tubule PCT. PCT is the site of active reabsorption of many substances like glucose, sodium, bicarbonate, chloride, but the osmolarity of the fluid that remains in the tubule is unchanged at approx 300 milliosmol per liter. That is, the isotonicity is maintained. So जो काउंटर करंट मैकेनिज्म आप डायग्राम्स देखते होंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर जहां पर पीसीटी होती है the osmotic pressure there it is the 300, नीचे जाते जाते मैक्सिमम 1200 पहुंच जाता है. So therefore in the PCT passive reabsorption of 60 to 70% of water occurs
via aquaporin 1 along the osmotic gradient set by the active transport of solute. So osmotic gradient जो कि solutes के active transport से बना था, उसकी वजह से 60 to 70% of the water gets reabsorbed in the PCT. Aquaporin 1. The reabsorption from loop of Henle. DLH is highly permeable to H2O, but the ascending limb of Henle, it is impermeable to water. In passing through the loop of Henle, another 5 to 10% filtered water is removed. So approx 20% of filtered water entering the DCP. सबसे पहले क्या हुआ कि 60 to 70% पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो गई, 30% बच गया मतलब पानी जो कि आगे चले जाएगा, 30% में से भी 20% आपका लूप ऑफ हैंडली के अंदर रिमूव रहा, निकल गया. 5 to 10% filtered water is removed, 5%. So approx 20% पानी जो है वो आगे चला गया, 5 से 10% DLH ने अपने आप को रीअब्सॉर्ब वगैरह कर लिया. अब आगे कितना जाएगा? 5 to 10%. The reabsorption in DCT and CT. Tubular fluid entering the DCT is always hypotonic to plasma. जो भी fluid जो है tubule के अंदर से DCT के अंदर enter करता है, it is always hypotonic to the plasma. In the terminal DCT and the CT collecting tubule, the osmolarity in the tubular fluid, it changes according to the water permeability of the tubule to the ADH. ADH antidiuretic hormone कितना निकला उसकी बेसिस पर ही वाटर की परमेबिलिटी की बात करी जाएगी और ये देखा जाएगा कि ट्यूब्यूलर फ्लूइड में कितना चेंज आया. सो यहाँ पर बेसिक पॉइंट ये याद रखना है कि एडीएच जो है वो डिसाइड करेगा कि वाटर की परमेबिलिटी कैसी है. अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा और एडीएच अगर कम होगा देन क्या होगा, ये आप काउंटर करंट पे आगे पढ़ेंगे. Under the influence of ADH, the another 10 to 12% filtered water is reabsorbed. In the presence of maximal ADH effect, more than 99% of water is reabsorbed. In the absence of the ADH, 88% of water is reabsorbed and urine flow may reach 20 liter per day. So basic मतलब यहाँ से समझ आ रहा है, अगर ADH का रिलीज ज्यादा है so यूरिन कम हो जाएगा क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी. अगर ADH रिलीज कम है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी लिटिल बिट, यूरिन कंटेंट बढ़ जाएगा, दिन में बार बार पॉलीयूरिया होगा, बार बार यूरिनेशन होगी, ज्यादा यूरिनेशन होगी. The next thing is the passive reabsorption of H2O in the PCT secondary to the active reabsorption of sodium is called obligatory reabsorption of H2O. हम पढ़ चुके हैं ये कि वाटर खुद से PCT के अंदर चला गया, एब्जॉर्ब हो गया due to the sodium reabsorption. This is the obligatory reabsorption of water. Reabsorption of water in the terminal DCT and CT under the influence of ADH. It is the facultative reabsorption of water. ADH के secretion की वजह से reabsorption होना water का DCT and CT के अंदर, this is called the facultative reabsorption of water. When the ADH is present in high concentration, kidney excrete a small amount of concentrated urine, but volume of urine cannot be less than 500 ml per day because some solute require water for their excretion. This is called the obligatory volume of urine. So daily 500 ml per day urine आना भी बहुत जरूरी है. एडीएच ज्यादा अगर सिक्रीट हो जाएगा तो वाटर इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया कि यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो गया. अगर यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें से जितनी चीजें हम एक्सक्रीट करना चाह रहे हैं बाहर, वो सारी एक्सक्रीट नहीं होंगी, अंदर ही रह जाएंगी कुछ ना कुछ. सो एक अगेन द थिंग इज इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉजेज अ डिजीज, राइट. सो यार अगर ये चीज आपकी यूरिन अमाउंट कम भी हो गया देन आल्सो इट इज अ वेरी मेजर इशू इन द बॉडी. So this is a minimum urine volume, that is 500 ml per day, which is required to excrete the solute. Otherwise, it results in the accumulation of the waste product in the body. So this is about the basic of the mechanism of the formation of urine. इसी पैटर्न में आपको पेपर में आंसर लिख के आना है. ये काफी हाई मार्क्स में आता है, 15 to 20 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन. कुछ पॉइंट्स डिफिकल्ट भी हैं, टफ भी हैं, बट after reading 2 to 3 times, 4 times, then it will become easy for you. It will become easy for you. Don't miss the diagram. Don't miss this
कर्व डायग्राम, द ग्राफ, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट कर लेना। सो ये एक बेसिक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द juxtaglomerular apparatus. It is just a basic, so simple, and the simple anatomy is given here. So juxtaglomerular apparatus क्या होता है? The collection of special cell located very near to the glomerulus. हमारे ग्लोमेरुलस के पास बहुत कुछ सेल्स होते हैं जो खास होते हैं कुछ, उन सेल्स को जेजी सेल्स या मैक्यूला डेंसा सेल्स या मेसेंजियल सेल्स, इन टाइप के सेल पाए जाते हैं। सो नियर टू द ग्लोमेरुलस कुछ खास सेल्स की कलेक्शन है जो कि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है। दिस इज अ सेकेंडरी पॉइंट। और ये जो सेल्स हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो सेल हैं, जो स्पेशल सेल हैं, ये एक मेजर कंपोनेंट बनाते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, जिसको रास RAAS कहा जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट system in the body. The JGA, that is juxtaglomerular apparatus, it contains three type of cell, that is the juxtaglomerular cell, macula densa cell, and mesangial cell. The juxtaglomerular cell, it is a modified vascular smooth muscle cell in the afferent arteriole. Afferent arteriole Bowman capsule में आ रही है। इस arteriole के अंदर जो वस्कुलर, मतलब ये ऑब्वियसली इन द आर्टरी है तो वस्कुलर होंगे, मॉडिफाइड है, स्मूथ मसल के सेल्स हैं। दिस इज द juxtaglomerular cell. What are they doing? They are doing the function of synthesis, store, and release of renin. Renin is an enzyme which is secreted by the juxtaglomerular cell. Second type is the macula densa cell. It is the modified cell at the beginning of the DCT, that is distal convoluted tubule. They act as a chemoreceptor and they sense a level of NaCl in the filtrate. फिल्ट्रेट के अंदर कितना सोडियम क्लोराइड आया, उसके लेवल को ये सेंस कर रही है. सो दिस इज अ कीमोरिसेप्टर. थर्ड वन इज अ mesangial cell. The mesangial cell, they are the supporting cell of the juxtaglomerular cell apparatus. These are also called the interstitial cell. They stimulate the renin release. So ये stimulate करेंगे JG cells को कि synthesis करवाई जाए renin enzyme की. So mesangial cell, they are giving the message to the JG cells. Now, the decreased blood pressure, low sodium level are the stimuli for the production of renin from the kidney. अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोटेंशन है, सोडियम लेवल्स कम है, तो हमारी बॉडी के अंदर रेनिन बनना शुरू हो जाएगा. द रेनिन सिक्रेटेड has enzymatic activity and it is an important part of the RAS, that is renin angiotensin aldosterone system. The RAS plays an important role in regulating the cardiac output and the arterial pressure. It does it by regulating the ultrafiltration in the kidney. So ये किस तरीके से रेगुलेट करता है? इन GGSIPU BPT लेवल पे नहीं पूछा जाता, but yes, this is important for us to understand this concept. So kindly refer the AK Jain book and इसके बारे में, RAS के बारे में आप little bit read जरूर करें. So ये juxtaglomerular पे 7 मार्क का क्वेश्चन आता है बेसिकली, और इसके लिए आप इतना ही लिखा हो. इट इज अ रेयर क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछते. यूरिन फॉर्मेशन पर एंड द जेजी सेल, 2 टॉपिक्स आर कंप्लीटेड. यूरिन फॉर्मेशन एंड द काउंटर करंट मैकेनिज्म, इन 2 टॉपिक पे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज 15 मार्क का आता है, कोई किसी एक ना एक टॉपिक पर. So we will continue in the next class with the counter current mechanism.